गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सपना ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 ग्रेविटेशन चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज़ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हमारे यूनिवर्स में हर एक प्लैनेट के पास उनका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनकी खुद की ग्रेविटी होती है, और फिर वो वही अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही सेम चीज़ हमारे अर्थ के अंदर भी होता है। ये लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और ये किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही हैं? ये इसीलिए अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास मास है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अब एप्लीकेबल होने के लिए एक ऑब्जेक्ट का मास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होगा यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। अभी देखिए स्टेटमेंट क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स and this force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। सबसे पहली बात कि जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसका खुद का मास होगा, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट अकेला फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दो मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ और ये बुक है, तो ये बुक भी मुझ पे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हूँ। अब ये बुक का मास अलग होगा और मेरा मास अलग होगा, लेकिन हम दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होगा। बट हम दोनों के मासेस अलग है, इस वजह से हम दोनों का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि देखिए मेरे पास ये पेन है, अगर ये पेन को मैं थ्रो करती हूँ तो ये पेन जो है वो डायरेक्टली नीचे गिर गया, इसको मेरे पास अट्रैक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, और जो भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा यानी कि वो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जो ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। तो ये पेन का मास कम है और मेरा मास ज़्यादा है, तो अगर हम इसको सोचें तो ये पेन को मेरे पास अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये मेरे पास अट्रैक्ट ना होकर नीचे की तरफ गिर गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मास किसका है, अर्थ का है, क्योंकि हम सब अर्थ में रहते हैं। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास क्या है, सबसे ज़्यादा है, और हम सब का, बुक हो गया, पेन हो गया, मैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, हम सबको कंपैरिजन में रखते हुए अर्थ का मास हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सभी अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि अर्थ हमसे अट्रैक्ट हो रहा है। अब जैसे कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो फोर्स लगने के बाद बॉडी को एक्सेलरेट करवाते हैं, और कुछ फोर्स लगने के बाद बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में फोर्स नहीं लगा है, दोनों में फोर्स लगा है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो एक्सेलरेट नहीं करवा पाते, लेकिन फोर्स लगता है उन पे। तो जैसे कि यहाँ पे कोई अगर वॉल ले लिया, अगर वो वॉल का मास है 100 kg और मेरा मास है 50 kg, अगर मैं उस वॉल को फोर्स लगा के तोड़ने की कोशिश करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मास वो वॉल के मास से बहुत कम है, इसलिए मैं उस वॉल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई बुलडोज़र लाकर खड़ा कर दूँ और उसको मैं एक फोर्स से वॉल पे एक फोर्स लगाओ तो ऑब्वियसली वो बुलडोज़र क्या करेगा, वॉल को नीचे गिरा देगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो मास पे डिपेंड होते हैं, एंड स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मास पे स्पेशली डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो वही बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना वो हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और वो फोर्स दोनों जो भी मासेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी उस पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दो मास ले लिया है, मास m1, मास m2, तो m1 भी m2 पे एक f1 जितना फोर्स लगा रहा है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और f2 भी मास m1 पे उतना ही फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों जो है एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और वो डिस्टेंस है यहाँ पे स्मॉल d। तो
हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये मास पे डिपेंड करता है, ये हमने क्लियर कर लिया है। सेकंड, ये एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जैसे कि ये मास एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, अगर ये मास एक डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। अगर मैं दोनों को बहुत नज़दीक लेकर आऊँ तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने दोनों के डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दिया है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो इनका बीच का जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं कि ये जितने ज़्यादा पास आएंगे उतना इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि इफ़ द डिस्टेंस डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, एंड इफ़ द डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। थर्ड है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड फोर्थ इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हम किसका करने वाले हैं, मासेस का। यानी यहाँ पे दो मासेस है तो दोनों मासेस का हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि अगर मास ज़्यादा रहेगा तो इसके फोर्स भी ज़्यादा रहेंगे, मास कम रहेगा तो फोर्स भी कम रहेगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मासेस के बीच का, वो आर स्क्वायर जितना होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज़ होगा, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज़ होगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगा। अब मैं दोनों को अगर क्लब कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F directly proportional m1 into m2 divided by r square. R can be written as d also. तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लगाना पड़ेगा। सो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी कैपिटल G क्या है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है ये एक कैलकुलेशन के थ्रू आई है, जिसने हेनरी कैवेंडिश ने इसका कैलकुलेशन किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम वो एक्सपेरिमेंट अभी स्टडी नहीं करेंगे, बट इतना समझ के रखिए कि हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लाई थी। तो कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट, यानी इसको हम मेजर किससे करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर लिखो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट डेरिवेशन, दैट इज़ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई एम होपिंग कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।